हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला से कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कम से कम इसमें 5 या 6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वर्णमाला से संबंधित हम पहले भी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी को देखते हुए आगे की प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। उससे पहले हम वर्णमाला से कुछ उपयोगी प्रश्न थ्योरी के रूप में देख लेते हैं। वर्णमाला इंग्लिश में बोलते हैं इसको अल्फ़ाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। मानक हिंदी मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें से स्वर 10 होते हैं और व्यंजन 35। उच्चारण के आधार पर टोटल 45 हो जाते हैं और लेखन के आधार पर टोटल 52 वर्ण आते हैं, जिसमें 13 स्वर माने गए हैं और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त स्वर हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आइए देखते हैं स्वर। स्वर में आ जाएगा आ, बड़ा आ, ई, उ, ऋषि, ऐ, ओ, औ और अन, आहा, जिसमें से कुल 10 और 3 10 ये मिला के हो गए। ऋषि, अन और आहा 3 हो जाते, कुल मिलाकर 13 हो जाता है। तो टोटल वर्ण स्वर लेखन के आधार पर 13 माना गया है और उच्चारण के आधार पर 10 स्वर ही माना गया है। अगला है व्यंजन। व्यंजन वर्ण कुल 36 होता है, लेकिन 36 को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ओस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अलग अलग रूप में बांटा गया है। का वर्ग में आ जाएगा का से अंगा तक, चा वर्ग में चा से इया तक, टा वर्ग में टा से अड़ा तक और ता वर्ग में ता से ना तक, पा वर्ग में प से मा तक। अंतस्थ में अंतस्थ व्यंजन 4 होता है, या, रा, ला, वा। उस व्यंजन सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और स्रा 4 हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 स्वर और व्यंजन 2 वर्ण के मिलने से संयुक्त व्यंजन बना है। जैसे का और सा से छा बना है, ता और रा से त्रा बना है, जा और इया से ज्ञा बना है, सा और रा से स्रा बना है। इसमें से अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन और संयुक्त व्यंजन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते। कई अलग अलग एग्जामों में देखा गया इनसे संबंधित प्रश्नों को। इसी में कुछ आ जाते हैं विदेशी से आगत वर्ण, जैसे अरबी फारसी से कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है। आ, का, खा, गा, जा, एफ, फा। आमतौर पर इसका कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में कभी कभी इनको पूछ लिया जाता है। अंग्रेजी में आ जाएगा। अगला है स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर आते हैं, जिसमें से आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हीं का उपयोग ज़्यादा
किया जाता है उच्चारण के आधार पर। जिस प्रकार व्यंजन वर्ण का से ज्ञ तक अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, उसी प्रकार स्वर का भी वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से पहला है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हास्य स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ। ये सब हास्य स्वर हैं या छोटा स्वर हैं। अगला है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, जिसका उच्चारण हास्य स्वर से ज़्यादा लगता है, उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ये आ। अगला है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उसी को लुप्त स्वर कहा जाता है। जैसे किसी को पुकारने में नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राम। अगला है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार से बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम आता है, उसी को अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, ऐ और ऋषि भी इसी के अंतर्गत आता है। मध्य स्वर है, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम में आता है, जैसे आ, छोटा आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम में आता है, जैसे कि बड़ा आ, उ, ओ, औ, आ। अगला है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख्य, इसको भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है, उसे कहते हैं अर्ध स्वर, आ, ऐ, औ, आ। अर्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए और औ, ओ। समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। अब वर्णों के उच्चारण के स्थान पर देख लेते हैं कौन किस जगह से बोला जाता है। जैसे नासिका, नासिका के अंतर्गत आता है व्यंजन के पंचम अक्षर और स्वर के अन, नासिका के अंतर्गत आता है। दंत मूलक रा और ला जाएगा, दंत में ता वर्ग आ जाएगा और सा वर्ग, और दंत और ओष्ठ वा आ जाएगा। ओष्ठ के अंतर्गत उ आ जाएगा स्वर में, और व्यंजन में पा वर्ग आ जाएगा। पा वर्ग के सभी 5 वर्ण। ओष्ठ और कंठ, ओष्ठकंठ आ जाएगा, ओ, औ और आ जाएगा। मूर्धा में ऋषि टा वर्ग और षटकोण वाला सा आ जाएगा। तालु तालव्य में आ जाएगा। ई स्वर में ई और बड़ा ई और चा वर्ग, और अंतस्थ व्यंजन में या और ऊष्म व्यंजन में सा आ जाएगा। कंठ में स्वर आएगा आ और आहा, का वर्ग आ जाएगा और हाय आ जाएगा।
अगला चौथा प्रकार ओठों की स्थिति के आधार पर। आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ा ई, ए, आए। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होता है, तो उ, ओ, आओ, आ, आप बोलकर भी इसको देख सकते हैं। अगला है पांचवा, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। निर्नुनासिक या इसी को कहते हैं मौखिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलता हो, जैसे कि आ, ई आदि। अगला है अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे अन, आ, ई आदि। अगला प्रकार है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वासत या कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं और सभी स्वर अल्प प्राण होता है। घोषत्व के आधार पर वर्णों को जरूर याद रखें, इससे संबंधित प्रश्न देखे जाते हैं एग्जाम पर। अगला है व्यंजन। अब हम व्यंजन को देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर में मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड़ा और ड़ा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 मानी जाती है। अगर एग्जाम में पूछे क्वेश्चन की परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 33 हो जाएगा। और द्विगुण व्यंजन को मिलाकर अगर टोटल पूछे तो 35 वर्ण हो जाएंगे। एग्जाम में हम क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर का चयन करेंगे। जिस प्रकार से स्वरों को भी वर्गीकरण किया गया था, उसी प्रकार व्यंजन को भी वर्गीकरण किया जाता है। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ का स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का वर्ग, का से का, खा, गा, घा, अंगा। सभी का वर्ग कंठ के अंतर्गत आता है। और ता वर्ग तालव्य के अंतर्गत आता है। टा वर्ग मूर्धन के अंतर्गत आता है। और ता वर्ग दंत के अंतर्गत और पा वर्ग ओष्ठ के अंतर्गत आता है। इसी में अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और सघोष आ जाते हैं। नासिक भी आ जाता है। तो व्यंजन का पहला वर्ण अघोष और अल्प प्राण होता है।
और दूसरा वर्ण अघोष और महाप्राण, तीसरा वर्ण सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और नासिक तीनों होता है। पांचवा अक्षर, तो पांचवें अक्षर में सघोष अल्प प्राण और नासिक तीनों आ जाएगा। अल्प प्राण और महाप्राण को हम नीचे समझ लेते हैं अच्छे से। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन और अघोष का मतलब होता है घोष को सघोष भी कहा जाता है। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। अघोष पहला वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाएगा। और सघोष अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो जिसमें से हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आएगा। अघोष को हम याद रख सकते हैं, जैसे आ स्टार्टिंग में आता है तो पहला और दूसरा अक्षर आघोष हो जाएगा और सघोष में 3 वर्ण आता है तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार प्राणत्व के आधार पर भी पूछा जाता है, तो प्राणत्व के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प में पहला, तीसरा, पांचवा आ जाएगा और महाप्राण में दूसरा और चौथा हो जाएगा। अल्प प्राण को भी हम आज से याद कर सकते हैं। अल्प में 3 वर्ण आते हैं तो पहला, तीसरा और पांचवा। आप बोलकर भी इसको देख सकते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा में कम समय लगता है। महाप्राण दूसरे, जैसे खा को बोलने में ज़्यादा समय लगता है तो महाप्राण में आ जाए। उसी प्रकार घा को भी बोलने में ज़्यादा समय लगता है तो महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। ये हुआ हमारा स्पर्श व्यंजन जो क से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अगला है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चार पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व्यंजन के बीच स्थित हो, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा। तो या को तालव्य वर्ग में रखा गया है, तालु उच्चारण होता है। और रा को वत्सर, इसे दंत मूलक मसूढ़ा से इसका उच्चारण किया जाता है। ला का वत्सर, दंत मूलक मसूढ़ा। ये सभी या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्प प्राण होता है। और वा दंतोष्ठ ऊपर के दांत प्लस निचले के ओष्ठ, वा को दंतोष्ठ वर्ग में रखा जाता है। या और वा को अर्धस्वर संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। रा को लुंठित प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है और ला को पार्श्व व्यंजन भी कहा जाता है। कभी कभी यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। अगला है तीसरा ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, सा, सा और हा। तीनों प्रकार का सा और हा, जिसमें से सा तालु के अंतर्गत और ये षटकोण वाला सा मूर्धा के अंतर्गत और सरौता वाला सा वह सर के अंतर्गत आता है। हा स्वरयंत्रहीन, स्वरयंत्र कंठ के भीतर स्थित है, इसलिए इसे सघोष और महाप्राण, हा वर्ण जो है सघोष और महाप्राण के अंतर्गत आता है और ये तीनों सा अघोष और महाप्राण के अंतर्गत आता है। उच्छिप्त वर्ण 2 होते हैं, ड़ा और ढा, जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर
उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। तो अड़ा है मूर्धन्य सघोष के अंतर्गत, अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। अड़ा है मूर्धन्य सघोष और महाप्राण के अंतर्गत। अगला है अयोगवा। अयोगवा के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं जिसमें अनुनासिक और विसर्ग। अनुनासिक जो अन है ऊपर बिंदी लगता है और विसर्ग है नीचे है, उसे विसर्ग कहते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 वर्ण से मिलकर बना है, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और एक है स्रा। तो छ आधा का और षटकोण वाला सा से मिलकर बना है, और त्र आधा ता और रा से मिलकर बना है, और ज्ञ आधा जा और इया से मिलकर बना है, और स्रा आधा सा और रा से मिलकर बना है। इनका उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। तो छ से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना तो हो तो हमें का वाले खाने में जाना होगा। इसका मतलब है कि का के बाद छ का उच्चारण स्थान है। इसी प्रकार त्र का उच्चारण ता के बाद त्र का उच्चारण स्थान है। इसी प्रकार ज्ञ का ज के बाद ज्ञ का उच्चारण स्थान है। आखिरी है स्रा। स्रा का स्थान सीटी वाले सा के उच्चारण स्थान के बाद में स्रा का स्थान आता है। जिस प्रकार संयुक्त व्यंजन 2 वर्ण के मिलने से बना, उसी प्रकार स्वर में भी 4 संयुक्त वर्ण हैं और 4 मूल स्वर हैं। तो 4 मूल स्वर के अंतर्गत आता है ई, आ, ई, उ और ऋषि, ये मूल स्वर हैं। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है ए, ऐ और ओ और औ, जिसमें से ए, आ और ई से मिलकर बना है, और ऐ, आ और ए से मिलकर ऐ बना है, आ और उ से मिलकर ओ बना है, और आ और ओ से मिलकर औ बना है। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लें अपने कॉपी में या फिर अपने दिमाग में बैठा लें। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। ये हमारा हुआ पूरा वर्णमाला। आज की क्लास बस यहीं तक। आप इसको 1 से 2 से 3 बार कम से कम दोहराते रहें, तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएगा। हफ्ते में 1 बार कम से कम दोहरा लें इसको। अगली क्लास में हम और कोई नया टॉपिक चुनकर लाएंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सारी क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।